गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग की सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की जो क्वेश्चन पेपर है वो देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर में मतलब इस वीडियो में मैं क्या करने वाली हूँ, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड दो प्रॉब्लम कवर करने वाली हूँ। एक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एंड दूसरा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट का। तो दो प्रॉब्लम मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ और बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट का जो प्रॉब्लम है उसके लिए मैं सेकंड पार्ट अपलोड करूंगी, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। ऑलरेडी ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए ही वीडियो बड़ी होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा फास्ट करके कवर करने का प्रयास करूंगी। तो देखिए, मैं अभी आपको जो क्वेश्चन पेपर दिखाने वाली हूँ वो एक स्टूडेंट की क्वेश्चन पेपर है। तो उस स्टूडेंट ने उसके ऊपर पेन से मार्किंग की है, लेकिन आप वो मार्किंग कंसिडर मत कीजिए। मैं आपको वीडियो में वहां पर ड्रैग करके मतलब हाईलाइट करके आपको आंसर बताने वाली हूँ। तो आप उस आंसर के और ध्यान दीजिए। जो पेन से की गई मार्किंग है वहां पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मुझे स्टूडेंट के पास से क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हुई तो उसके ऊपर पेन से कुछ मार्किंग की गई है, लेकिन उसमें से कुछ मार्किंग जो है वो रॉन्ग है। सो मैं करेक्ट आंसर आपको बता रही हूँ, तो आप वीडियो ध्यान से सुनिए। और जो मैं मार्किंग करने जा रही हूँ वो मतलब जो हाईलाइट करके मैं आपको मार्किंग दिखाने वाली हूँ वही कंसिडर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं टीवाई बीकॉम की सेमेस्टर 5 की क्वेश्चन पेपर अप्रैल 2024 की। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है जिसका सब्जेक्ट कोड है 352, एडवांस अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट। टीवाई बीकॉम के 5th सेमेस्टर की क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है और आपको एनी टू सॉल्व करने थे 2 से 4 तक। मतलब बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इनमें से कौन से भी दो आपको सॉल्व करने थे। तो यहाँ पर कुछ पेन की मार्किंग है, लेकिन वो आप कंसिडर नहीं करेंगे। मैं इसके सॉल्यूशन जो है वो बता रही हूँ। इसमें से कुछ मार्किंग करेक्ट है, लेकिन कुछ मार्किंग जो है वो रॉन्ग है। तो मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ। तो देखिए, पहली जो फिल इन द ब्लैंक से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 डील्स विद, तो इसका आंसर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सेकंड जो फिल इन द ब्लैंक से डाइजेस्ट इज एग्रीमेंट वेयर बाय लेसर कन्वेज टू लेसिंग in return for payment or series of payment right to use an asset for agreed period of time, तो इसका आंसर है लीज। देन थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, तो उसका आंसर है अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। मतलब आपकी पेन की मार्किंग को कंसिडर मत कीजिए, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ, वो आंसर जो है वो कंसिडर कीजिए। तो उसका आंसर है, थर्ड का आंसर है अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। देन फोर्थ क्वेश्चन जो है the item of bill for collection in bank final account should be shown as a footnote of balance sheet, क्योंकि उसको किसी भी शेड्यूल में नहीं डाला जाता, तो बैलेंस शीट के लास्ट में रहती है, तो इसको फुटनोट बोलते हैं, फुटनोट ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी बैलेंस शीट लेफ्ट आउट in capital reduction account will be transferred to capital reserve, तो इसका आंसर है कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ सिक्योरिटी इज सोल्ड फॉर or acquired at the price lower than its face value, it is termed as sold for acquired or acquired at, तो इसका आंसर है डिस्काउंट। इसका आंसर है डिस्काउंट। एंड लास्ट फिल इन द ब्लैंक से dash is charge or expenses charged by broker as a commission for service in buying and selling of security, तो इसका आंसर है ब्रोकरेज। तो इस तरह से हमने फिल इन द ब्लैंक्स देखी। अभी ट्रू फॉल्स जो है तो उसकी मैं तो कुछ मार्किंग नहीं कर सकती, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, आपको ओरली बता रही हूँ कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ट्रू है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इशूड बाय ICAI, तो इसका आंसर ट्रू है। सेकंड क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्जिबिट्स द फ्लो ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग कैश, इसका भी आंसर ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन है एवरी बैंकिंग कंपनी शुड क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31st December each year, इसका आंसर फॉल्स है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर फॉल्स है। देन फोर्थ क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर हाइएस्ट, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है सरेंडर ऑफ शेयर्स
is procedure where shareholders are asked to surrender some of the shares so as to reduce share capital of the company. इसका आंसर ट्रू है. Then sixth question, the balance sheet in bank final account is prepared in form A. तो इसका आंसर false है. And last, interest is calculated on the face value of investment. इसका आंसर ट्रू है. मतलब पहले दो ट्रू, सेकंड सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब पहले दो ट्रू, थर्ड फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ ट्रू, सिक्स फॉल्स एंड सेवन ट्रू. अभी हम देखेंगे मैच द पेयर्स. एक करेक्शन है, सॉरी, जो यहाँ पर बैलेंस शीट पूछा गया है, तो बैलेंस शीट ऑफ बैंक फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर इन फॉर्म ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि बी फॉर्म में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. तो यहाँ पर स्पेसिफिक बैलेंस शीट पूछा गया है, तो बैलेंस शीट कौन से फॉर्म में बनाते हैं, तो ये फॉर्म ए का जो आंसर है वो करेक्ट है. मतलब आपके फर्स्ट, सेकंड, देन फिफ्थ, सिक्स, सेवन ये सभी ट्रू है, सिर्फ थर्ड एंड फोर्थ जो है वो फॉल्स है. ये करेक्शन मैंने यहाँ पर कर दिया है. अभी मैच द पेयर्स देखिए. मैच द पेयर्स में एनपीए, इसका जो पेयर है वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. नेक्स्ट है लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड शेयर्स, तो इसका पेयर है कंटिंजेंट लायबिलिटी. देन AS19, इसका पेयर है लीजेस. ASB, इसका पेयर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. एंड लास्ट वन कम इंटरेस्ट, तो इसका पेयर है विथ इंटरेस्ट. तो इस तरह से हमने मैच द पेयर्स देखे. अभी हम शॉर्ट नोट देखेंगे. तो शॉर्ट नोट आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर दो पूछी गई थी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर, एनपीए के ऊपर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर शॉर्ट नोट पूछी गई थी. तो ये जो बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम है ये हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले, सॉरी, अभी हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ये प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन नंबर 2 का वो सॉल्व करने वाले हैं. तो पहले मैं आपको पूरी क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ, बाद में वन बाय वन हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम है यहाँ तक. नेक्स्ट ये है बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम. मैं पहले आपको पूरी क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ, बाद में हम दो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इसमें लेंगे. और ये है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का प्रॉब्लम. तो इस तरह से तीन प्रॉब्लम थे, तो आपको उनमें से दो सॉल्व करने थे. तो अभी हम लेते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन. तो अभी हम ले रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या फिर अकाउंटिंग फॉर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन. तो देखिए पहले प्रॉब्लम आप समझ लीजिए. सुहाना लिमिटेड दिल्ली प्रेजेंट्स यू विथ फॉलोइंग बैलेंस शीट. तो हमें बैलेंस शीट दिया गया है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट है. तो ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने की मेथड ऐसी है कि हम पहले एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं. तो वन बाय वन जो जो एडजस्टमेंट है उसका इफेक्ट हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को देते हैं एंड उसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, 7% preference share to be converted into 8% preference share, the amount to be reduced by 30%. जो 7% preference share थे वो 8% में कन्वर्ट हुए और उनकी जो अमाउंट है 30% से रिड्यूस हुई. तो पहले हम कैपिटल देखेंगे प्रेफरेंस का, वो है 2,50,000. तो उसको हम 30% से रिड्यूस करेंगे, यानी कि 75,000 उसका रिड्यूस होगा. तो ये रिड्यूस हुआ है, तो इसके लिए हम एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. तो हमने यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर किया है. उसके क्रेडिट साइड में, मतलब इसका जो इफेक्ट होता है, जैसे जैसे फंड अवेलेबल होते हैं तो वहां पर हम रिडक्शन को क्रेडिट देते हैं. मतलब लायबिलिटीज अगर कम होती है और एसेट बढ़ती है तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट देना है. अगर लायबिलिटीज बढ़ती है और एसेट कम होती है तो रिडक्शन को डेबिट देना होता है. तो अभी कैपिटल कम हो रहा है तो क्रेडिट दिया हमने बाय 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. 30% अमाउंट हमने निकाली, वो है 75,000. अभी उसकी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे. तो यहाँ पर क्या हुआ है, 7% कैपिटल का 8% में कन्वर्जन हुआ है. तो ऊपर लिखे इन द बुक्स ऑफ सुहाना लिमिटेड दिल्ली जर्नल एंट्रीज.
तो अभी हम जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं वन बाय वन। तो जिस तरह से एडजस्टमेंट आएगी उस तरह से हम एक एक एंट्रीज करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, 7% प्रेफरेंस शेयर का कन्वर्जन 8% में करना है। तो हमें पूरा कैपिटल जो होता है 2,50,000 उसको डेबिट देना है। तो हमने एंट्री क्या पास की, यहाँ पर आप जो बैलेंस शीट की डेट है वो वन टाइम लिख सकते हैं, और नीचे एंट्री को सिर्फ आप 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं, या फिर सेम डेट आप हर एक एंट्री को दे सकते हैं। तो ये 31 मार्च 2021 का बैलेंस शीट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फुल कैपिटल को डेबिट दीजिए क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज करने हैं। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, रिडक्शन को कितनी गई 75,000। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट रिमेनिंग अमाउंट, मतलब 250 में से हमने 75,000 माइनस किए तो 1,75,000। और नरेशन लिखिए, बीइंग प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस, यहाँ पर आप 30% लिख सकते हैं, बाय 30% एंड कन्वर्टेड इनटू 8%। इस तरह से हमने जर्नल एंट्री पास कर दी। अभी अगर आप चाहे तो तुरंत बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करने वाली हूँ, बैलेंस शीट लास्ट में प्रिपेयर करने वाली हूँ। तो अभी मैं सेकंड एडजस्टमेंट देखती हूँ। सेकंड एडजस्टमेंट जो है उसमें हमें बताया गया है कि इक्विटी शेयर जो है वो रिड्यूस हुए हैं टू टू मतलब क्या, तक, कहाँ तक, फुल्ली पेड शेयर ऑफ 50। और ये जो फुल्ली पेड शेयर है ना, फुल्ली पेड वर्ड, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हमें पहले क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल 50 से कम करना है। यहाँ पर 2000 शेयर से 50 से आप कम कीजिए, या फिर हाफ कैपिटल ले लीजिए, सेम है। तो मैंने यहाँ पर लिया रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 2000 इंटू 50, अमाउंट में 1 लाख। अभी इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री हम करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को हम डेबिट देंगे, लेकिन यहाँ पर फुल्ली पेड वर्ड आया था ना, तो हमने यहाँ पर पूरा कैपिटल को डेबिट दे दिया 2 लाख को। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट रिड्यूस कितना हुआ है 1 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अभी न्यू जो शेयर होगा उसकी फेस वैल्यू 50 होगी, सो इसलिए मैंने ब्रैकेट में 50 लिख दिया। नरेशन लिखिए, बीइंग इक्विटी शेयर रिड्यूस टू ₹50 ईच, मतलब जैसे आपके एडजस्टमेंट है वैसे ही आप शॉर्ट करके नरेशन लिख दीजिए। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट में हमें बताया गया है कि लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हुई है 8% से। तो लैंड एंड बिल्डिंग है 1,75,000, उसके ऊपर हम 8% निकालेंगे तो वो आते हैं 14,000। तो एसेट एप्रिसिएट हुई है मतलब हमें इनकम हुआ है या फिर हमारा फायदा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्रेडिट में लिखेंगे, फंड अवेलेबल हुआ है हमारे पास। बाय लैंड एंड बिल्डिंग इन ब्रैकेट 8% 14,000, और उसकी जर्नल एंट्री पास कीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग को हम डेबिट देंगे और रिडक्शन को क्रेडिट देंगे, क्योंकि रिडक्शन के क्रेडिट साइड में आई है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 14,000 to capital reduction account 14,000. Narration, being land and building appreciated by 8%. Next adjustment, fourth number की 6% डिबेंचर रिड्यूस बाय 20%। तो डिबेंचर कितने हैं बैलेंस शीट में देखिए, 1,50,000, उसके ऊपर 20% निकालिए मतलब 30,000। 30,000 से डिबेंचर रिड्यूस हुए हैं तो क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि लायबिलिटी कम हुई है। बाय 6% डिबेंचर 20%, यहाँ पर लिखा हमने 30,000 अमाउंट ली, जो हमने 1,50,000 के ऊपर 20% निकाले हैं, और इसकी जर्नल एंट्री पास कीजिए। रिडक्शन के क्रेडिट में आई है तो डिबेंचर को डेबिट देना पड़ेगा। 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 30,000, बीइंग डिबेंचर रिड्यूस बाय 20%। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट में हमें बताया गया है कि ऑल इंटेंजिबल एसेट्स एंड फिक्टिशियस अमाउंट इंक्लूडिंग पेटेंट टू बी रिटर्न ऑफ। तो हम क्या करेंगे, एसेट साइड देखेंगे। एसेट साइड में फिक्टिशियस अमाउंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी है, गुडविल है 80,000, पेटेंट उन्होंने बोला इसलिए हम निकाल रहे हैं 65,000, देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 40,000, अंडरराइटिंग कमीशन 2,500 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 35,000। ये सभी एसेट्स पूरी तरह से निकालनी है। सो हम रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, यहाँ पर टू गुडविल 80,000, to patent 65,000, to preliminary expenses 40,000, to underwriting commission 2,500, to profit and loss 35,000। अभी इन सब की मिलाकर एक ही जर्नल एंट्री पास करनी है, तो रिडक्शन को डेबिट पड़ेगा। इन सब की टोटल आती है 2,22,500, तो हमने रिडक्शन अकाउंट को डेबिट दिया 2,22,500 का, to goodwill account 80,000, to patent account 65,000, to preliminary expenses account 40,000,
to underwriting commission account 2500 and to profit and loss account 35,000 and narration लिखे being intangible assets written off। इस तरह से हमने सभी एडजस्टमेंट कंप्लीट की है। अभी लास्ट वन है कि अगर आपको चाहिए तो आप प्रॉफिट प्रायर यूटिलाइज कीजिए, यूटिलाइज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इफ नेसेसरी। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर रिडक्शन अकाउंट क्लोज करेंगे और उसका बैलेंस निकालेंगे। तो रिडक्शन अकाउंट मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया, उसका बैलेंस निकाला। डेबिट बड़ी है तो 2,22,500, क्रेडिट में लिखा 2,22,500 और यहाँ पर क्रेडिट माइनस करके जो बैलेंसिंग अमाउंट आई है उसको लिखा बाय प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, वो आई है 3,500। तो अभी हम ये 3,500 जो है उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट एंट्री होगी हमारी प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिडक्शन को क्रेडिट पड़ा है तो प्रायर को डेबिट पड़ेगा 3,500 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 3,500 बीइंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन यूटिलाइज। इस तरह से हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या फिर अकाउंटिंग फॉर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन या फिर रिडक्शन की जर्नल एंट्रीज पास की एंड रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर किया एडजस्टमेंट के ऊपर से एंड बैलेंस शीट देखकर। तो ये सभी जर्नल एंट्रीज है और ये रिडक्शन अकाउंट है। अभी हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, उसको रिवाइज बैलेंस शीट बोलते हैं। तो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी जनरली वर्टिकल फॉर्मेट आया है तो हम बैलेंस शीट भी वर्टिकल फॉर्मेट में ही प्रिपेयर करेंगे। तो बैलेंस शीट इसको आप ब्रैकेट में लिखिए या फिर आगे भी रिवाइज लिख देंगे, रीड्राफ्टेड लिखेंगे तो भी चलेगा। रिवाइज्ड बैलेंस शीट as on 31st March 2021, sorry, as on 31st March 2021। ओके, तो अभी हम लायबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी ऐसे पहले हेडिंग देने का, बाद में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंडर शेयर कैपिटल। अभी आपको अगर रिमेम्बर नहीं रहता है तो आप शेयर होल्डर्स फंड ना लिखते हुए डायरेक्ट कैपिटल लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हम पहले दो कैपिटल लेंगे, तो इसके लिए हमें बैलेंस शीट देखना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट के अनुसार ही हम ये बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इक्विटी कैपिटल है, पहले का 2 लाख था, उसमें से 1 लाख कम हुआ, अभी 1 लाख लिखना है। एंड प्रेफरेंस शेयर जो थे 7% के थे लेकिन अभी 8% हुए हैं, तो हम 2,500 प्रेफरेंस शेयर यहाँ पर 8% लिखेंगे और 100 के अलावा कितना लिखेंगे, 70 लिखेंगे क्योंकि 30 से क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो पहले हम कैपिटल लिख लेते हैं। तो पहले हमने कैपिटल लिखा 2,500, 8% preference share of 70 each, 1,75,000 and 2,000 equity share of 50 each, fully paid 1 lakh। इनकी टोटल आउटर कॉलम में ली 2,75,000। नेक्स्ट हमने रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर लिखा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। जो पहले बैलेंस शीट में 5,000 था उसमें से हमने 3,500 यूटिलाइज किया, मतलब यूज किया, तो रिमेनिंग रह गया 1,500। अभी नेक्स्ट है डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स हमारे बैलेंस शीट में थे, डिबेंचर जो है वो बैलेंस शीट में थे हमारे 1,50,000, उसमें से हमने रिड्यूस किए हैं 30,000, तो वो माइनस करके हम लेंगे। और क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट नहीं थी तो टोटल अमाउंट लेंगे 90,000 एंड 40,000। तो इस तरह से हम पहले लायबिलिटी साइड प्रिपेयर कर रहे हैं। तो डिबेंचर मैंने यहाँ पर लिए नॉन करंट लायबिलिटीज के अंडर 1,20,000, एक ही आइटम है तो मैंने डायरेक्टली आउटर में ले लिया। एंड करंट लायबिलिटी जो है ये आप इनर कॉलम में लेके टोटल आउटर में लिख सकते हैं या फिर आप इस तरह से डायरेक्टली आउटर कॉलम में भी लिख सकते हैं। तो क्रेडिटर्स 90,000, बिल्स पेबल 40,000। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जो है वो कंप्लीट हुई। आप यहाँ पर तुरंत टोटल कर सकते हैं। तो टोटल आई है 5,26,500। अभी एसेट साइड, तो एसेट साइड में हमें क्या करना है, तो जो जो एसेट्स हमने राइट ऑफ की है वो नहीं लेनी है, रिमेनिंग एसेट्स हमें लेनी है। तो रिमेनिंग एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग है 1,75,000, उसमें हमें 14,000 ऐड करने हैं क्योंकि वो एप्रिसिएट हुई है। प्लांट एंड मशीनरी जितनी है उतनी ही लेनी है 1,50,000, स्टॉक जितना है उतना ही लेना है 1 लाख, कंट्रीब्यूटर्स जितने हैं उतने ही लेने हैं 85,000 एंड बैलेंस विद बैंक भी 2,500। तो इस तरह से हम एसेट्स लेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। उसमें दो सेक्शन होंगे, एक फिक्स एसेट एंड एक करंट एसेट या फिर नॉन करंट एंड करंट एसेट। तो यहाँ पर मैंने एसेट लिखा
नॉन करंट एसेट के अंडर लैंड एंड बिल्डिंग 14,000 ऐड करके 1,89,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000, दोनों की टोटल है 3,39,000। रिमेनिंग जो एसेट्स थी वो करंट एसेट के अंडर लिए स्टॉक 1 लाख, डेटर्स 85,000, कैश 2,500, इनकी टोटल 1,87,500। और बैलेंस शीट की एसेट साइड भी हमारी उतनी ही आई है 5,26,500। तो इस तरह से हमारा ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट का लेंगे, और जो बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो देखिए ये प्रॉब्लम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, और ये उसका सॉल्यूशन है। ये जर्नल एंट्रीज है और ये बैलेंस शीट है। यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हुआ है प्रॉब्लम। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो लेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट का। देखिए जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का प्रॉब्लम होता है ना, तो उसमें कुछ हमें वर्किंग नोट करने पड़ते हैं। अगर आप वर्किंग नोट डायरेक्टली भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक फॉर्मेट के अनुसार वर्किंग नोट तैयार करती हूँ, ताकि जो प्रॉब्लम है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है उसके लिए एक स्टेटमेंट ड्रॉ करना होता है। तो पहले आप क्या कीजिए, इस तरह से एक स्टेटमेंट ड्रॉ करके रखिए, जहाँ पर ऊपर कंपनी का नाम होगा सहारा फाइनेंस कंपनी लिमिटेड कानपुर, और जो इन्वेस्टमेंट का टाइप है 5% इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन, और इंटरेस्ट की डेट्स है यहाँ पर दी गई है डेट्स लास्ट में 31 मार्च एंड 30 सितंबर। तो इस तरह से हम पहले क्या करेंगे, एक अकाउंट ड्रॉ करेंगे। ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मेसर सहारा फाइनेंस कंपनी लिमिटेड 5% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन अकाउंट, और जो इंटरेस्ट की डेट्स है वो लिखेंगे हम, जैसे आप एज ऑन फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं तो उस तरह से इंटरेस्ट की डेट लिख दीजिए। और यहाँ पर ये कुछ कॉलम करने हैं हमें, डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट प्राइस। अगेन जो क्रेडिट साइड है उसमें भी डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट प्राइस। तो इस तरह से पहले क्या करना है, एक स्टेटमेंट ड्रॉ करके रखना है, क्योंकि हम जो एक एक ट्रांजेक्शन करेंगे ना तो उसका इफेक्ट हम तुरंत देने वाले हैं। तो देखिए पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सहारा फाइनेंस कंपनी लिमिटेड कानपुर हैड ऑन हैंड, मतलब उनके पास था 1 जनवरी 2023 को 5 लाख के 5% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन, जिनकी कॉस्ट प्राइस है 5,30,000। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसके ऊपर सिर्फ इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट कहाँ तक मिला है, 30 सितंबर तक मिला है। तो हमें सितंबर से आगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी की फर्स्ट डेट है तो 3 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। तो इसके लिए मैं इंटरेस्ट का इस तरह से एक फॉर्मूला लिखती हूँ। फॉर्मूला मैं फर्स्ट टाइम ही लिखती हूँ, बाद में पूरे वर्किंग नोट में मैं कहीं पर भी फॉर्मूला नहीं लिखती हूँ, डायरेक्टली कैलकुलेशन करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला इस तरह से होता है, फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू मंथ अपॉन 12। तो मंथ ये मैंने अभी काउंट किए थे ना 3 मंथ, तो वो अपॉन 12 ये फिक्स है। तो यहाँ पर मैंने 5 लाख लिए, आप कैलसी यूज करते हैं तो डायरेक्टली 5% भी ले सकते हैं, ये 100 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 5% लेंगे तो भी चलेगा। इंटू 3/12, 3 कैसे आए, तो मैंने सितंबर से लेकर जनवरी तक काउंट किया, तो मैंने 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट निकाला, वो आया 6,250। और कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी हमें प्रॉब्लम में दी थी 5,30,000, वो मैंने वैसे ही लिख ली। अभी ये ओपनिंग बैलेंस है, तो हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट में लिखते हैं। तो मैंने जो स्टेटमेंट ड्रॉ किया था उसके डेबिट में मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और फेस वैल्यू में 5 लाख, कॉस्ट प्राइस में 5,30,000। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नंबर्स दिख जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पर, लेकिन ये फुल स्टेटमेंट नहीं दिखेगा इसमें साइज में।
ओके हो गया। ठीक है, तो हमने ये पहले क्या किया, 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस लिखा फेस वैल्यू में, और उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी 5,30,000 वो हमने लिखी कॉस्ट प्राइस के कॉलम में। और अभी अभी हमने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था वो सेपरेटली दिखाना पड़ता है, तो वो हमने क्या किया है, सेपरेटली दिखाया है। तो वो हमने सेपरेटली यहाँ पर दिखाया है इंटरेस्ट एक्रूड। तो ये इंटरेस्ट के कॉलम में आएगा सिर्फ 6,250। इस तरह से हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया और वो स्टेटमेंट में भी लिख दिया। आप तुरंत स्टेटमेंट में लिखेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन करके रखेंगे, स्टेटमेंट ड्रॉ नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये दोनों जो है साथ साथ करना है, कैलकुलेशन भी करना है और स्टेटमेंट में भी तुरंत उसको राइट डाउन करना है। अभी सेकंड ट्रांजेक्शन देखिए। सेकंड ट्रांजेक्शन जो है वो 31 मई को हुआ है। तो 31 मई के पहले यहाँ पर जो इंटरेस्ट रिसीव्ड की डेट है ना 31 मार्च वो आती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 31 मार्च को इंटरेस्ट रिसीव निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो एक ही ट्रांजेक्शन हुआ है, ओपनिंग बैलेंस 5 लाख का। तो 5 लाख के ऊपर ही हम क्या करेंगे, 31 मार्च तक इंटरेस्ट निकालेंगे। तो अभी हम मंथ काउंट करते वक्त प्रीवियस रिसीव से काउंट करेंगे, मतलब 30 सितंबर से। तो 30 सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ होते हैं। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पर सेम कैलकुलेशन करना है, सिर्फ जो इंटरेस्ट है वो कितने मंथ का आएगा, 6 मंथ का आएगा। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है वो 6 मंथ का आएगा। आपको वैसे भी ओरली भी समझ में आएगा कि अगर हम कैलकुलेशन करते हैं 3 मंथ का, यहाँ पर इंटरेस्ट आया था 6,250, तो 6 मंथ का कितना आएगा, डबल आएगा, 12,500। तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया, 5 लाख इंटू 5% या फिर 5/100 इंटू 6 मंथ का निकालना है तो 6/12, तो वो आया 12,500। अभी जो इंटरेस्ट रिसीव होता है वो स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड में आता है। तो मैंने यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखा, डेट में डेट लिखी 31 मार्च 2023, बाय बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट इंटरेस्ट, और सिर्फ इंटरेस्ट के कॉलम में 12,500। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेना है। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 31 मई को कंपनी ने 3,60,000 का लोन परचेस किया है और 6% प्रीमियम से एक्स इंटरेस्ट है। तो इसके लिए पहले हम वर्किंग नोट निकालेंगे। तो वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट का एंड कॉस्ट प्राइस का। तो 3,60,000 के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है 5% से या फिर 5/100 लिख दीजिए। अभी मंथ कैसे काउंट करने हैं, हमारा यहाँ पर रिसीव कितने डेट को था, तो रिसीव था हमारा, सॉरी यहाँ पर डेट चेंज करने की रह गई है, 31 मार्च का था। 31 मार्च 2023 को हमने निकाला था। तो यहाँ से हम मंथ काउंट करेंगे 31 मार्च से 31 मई तक, अप्रैल मई 2 मंथ होते हैं। तो हमने 2 मंथ का इंटरेस्ट निकाला, वो आया 3,000। अभी कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो फेस वैल्यू ली 3,60,000। प्रीमियम है तो प्रीमियम ऐड होगा, ऐड प्रीमियम 6%, 6% इसी के ऊपर निकालना है, वो आया 21,600। अभी उसमें लिखा था ईएक्स इंटरेस्ट, मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं आएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस में नहीं आएगा लेकिन ट्रांजेक्शन में आएगा। तो इनकी टोटल कर दी तो कैपिटलाइज वैल्यू या फिर कॉस्ट प्राइस आई 3,81,600। अभी ये परचेस का ट्रांजेक्शन है तो स्टेटमेंट के डेबिट साइड में आएगा। तो डेबिट साइड में लिखिए डेट के कॉलम में 31 मई 2023 टू बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट परचेसेस, फेस वैल्यू में 3,60,000, इंटरेस्ट में 3,000 जो हमने कैलकुलेट किया था, एंड कॉस्ट प्राइस में 3,81,600 जो हमने वर्किंग नोट में कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट की थी। तो इस तरह से हमने ये जो परचेस का ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड कर दिया स्टेटमेंट में, यहाँ पर डेबिट साइड में। इस तरह से हमने ये रिकॉर्ड किया। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा प्रॉब्लम में 30 जून को लोन सोल्ड किया है 7% प्रीमियम की एक्स इंटरेस्ट। कितने का सोल्ड किया है, 2 लाख का। तो पहले हम उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर डेट लिखिए 30 जून 2023, 2 लाख के ऊपर हम इंटरेस्ट निकालेंगे 5% से 3 मंथ का। 3 मंथ कैसे आए, प्रीवियस रिसीव से निकालने हैं, मतलब 31 मार्च से अप्रैल मई एंड जून 3 मंथ होते हैं। 3 मंथ का इंटरेस्ट आया 2,500। अभी हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, उसके लिए फेस वैल्यू ली 2 लाख,
उसमें 7% प्रीमियम ऐड करना है, 2 लाख के ऊपर 7% यानी कि 14,000। और ये ट्रांजेक्शन भी ईएक्स इंटरेस्ट है, मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। तो कैपिटलाइज वैल्यू आई 2,14,000। अभी हम सेल्स का ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं, तो ये हमें क्रेडिट में रिकॉर्ड करना होता है। तो स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड में हमने लिखा, डेट लिखी 30 जून 2023 बाय बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट सेल्स, फेस वैल्यू के कॉलम में 2 लाख, इंटरेस्ट के कॉलम में 2,500 एंड कॉस्ट प्राइस के कॉलम में 2,14,000। इस तरह से हमने सेकंड ट्रांजेक्शन नोट डाउन किया। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 31 अगस्त को। जो लोन है वो क्या किया है, सोल्ड किया है 2,40,000 को, 2,40,000 को लोन सोल्ड किया है। 7.5% प्रीमियम एंड कम इंटरेस्ट है, मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। तो इसका कैलकुलेशन हम करेंगे, पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। अभी कितने मंथ का इंटरेस्ट निकालना है, 31 मार्च से अगेन काउंट करना है। 31 मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त की 31 यानी कि 5 मंथ का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करते हैं। तो 31 अगस्त को जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसके लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं पहले। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, 2,40,000 इंटू 5% या फिर 5/100 इंटू 5 मंथ का कैलकुलेट करना है, सो 5/12। तो आफ्टर कैलकुलेशन इंटरेस्ट आया है 5,000। अभी हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो फेस वैल्यू ली 2,40,000, उसमें प्रीमियम ऐड किया 7.5%, तो 2,40,000 के ऊपर 7.5% यानी कि 18,000 ऐड किया। और जो कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन होता है उसमें इंटरेस्ट लेस करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट है 5,000, तो हम 5,000 लेस करेंगे उसमें से। तो हमारी कॉस्ट प्राइस आई है 2,53,000। अभी ये 2,53,000 कॉस्ट प्राइस एंड 5,000 इंटरेस्ट, ये सेल्स का ट्रांजेक्शन है। तो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टेटमेंट में हम क्रेडिट साइड में यहाँ पर डेट लिखेंगे 31 अगस्त 2023 बाय बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट सेल्स, फेस वैल्यू 2,40,000, इंटरेस्ट 5,000 एंड कॉस्ट प्राइस 2,53,000। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेशन किया है। सेल्स का ट्रांजेक्शन था 31 अगस्त को बाय बैंक अकाउंट, फेस वैल्यू 2,40,000, इंटरेस्ट 5,000 एंड कॉस्ट प्राइस 2,53,000। इसकी पहले हमने वर्किंग नोट प्रिपेयर की और बाद में पोस्टिंग की। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पर खत्म हुए पूरे ट्रांजेक्शन। अभी डायरेक्ट लास्टली हमें 31 दिसंबर को क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने से पहले हमारी 30 सितंबर डेट आती है, मतलब 31 दिसंबर से पहले क्या आती है, 30 सितंबर आती है। तो 30 सितंबर को हमें इंटरेस्ट रिसीव निकालना है। तो जितने ट्रांजेक्शन हुए उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे हम, तो पहला हमारा बैलेंस था 5 लाख का, उसमें 3,60,000 की परचेसेस ऐड कर देंगे, तो 8,60,000 हुए। उसमें से 2 लाख एंड 2,40,000 सेल्स के ट्रांजेक्शन माइनस करेंगे, मतलब 4,40,000 माइनस करेंगे 8,60,000 में से। तो रिमेनिंग बैलेंस आया 4,20,000। तो उसके ऊपर हम 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। 6 मंथ कैसे आए, तो 31 मार्च से लेकर 30 सितंबर तक 6 मंथ होते हैं। तो 6 मंथ का हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने 30 सितंबर को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया 4,20,000 के ऊपर। ये कैसे आए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि ओपनिंग बैलेंस जो था उसमें हमने परचेसेस ऐड किए एंड सेल्स क्या किए, माइनस किए, फेस वैल्यू में, कॉस्ट में नहीं। तो यहाँ पर 4,20,000 आया, उसके ऊपर 5% से हम 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ये आया 10,500। अभी ये इंटरेस्ट रिसीव है, तो ये हम स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे 30 सितंबर 2023 बाय बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट के कॉलम में 10,500। अभी लास्ट कैलकुलेशन हमें करना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। लेकिन उसके पहले हमें अगेन 3 मंथ का इंटरेस्ट एक्रूड या फिर आउटस्टैंडिंग निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ पर 30 सितंबर का निकाला है। अभी हमारा जो कैलकुलेशन है वो आगे दिसंबर तक ले जाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, दिसंबर तक कैलकुलेशन करना है, तो अगेन 3 मंथ आते हैं। नेक्स्ट 3 मंथ का हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा पहले। तो अभी हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं 3 मंथ का सेम अमाउंट के ऊपर, मतलब 4,20,000 का जो हमारा बैलेंस है अभी, उसी के ऊपर हम 3 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे दिसंबर तक, सितंबर से दिसंबर तक। तो ये आया है 5,250। इसको हम क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे।
बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या फिर एक्रूड इंटरेस्ट ओनली इन इंटरेस्ट कॉलम, सिर्फ इंटरेस्ट के कॉलम में 5250। अभी लास्ट कैलकुलेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है क्लोजिंग स्टॉक का, तो यहाँ पर हम FIFO मेथड यूज करते हैं, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले जो ओपनिंग बैलेंस थे वो लिए। तो ओपनिंग बैलेंस जो है वो पहले हमने लिए, तो ओपनिंग बैलेंस था 5 लाख का फेस वैल्यू का। उसमें से हमने सभी सेल्स जो है वो माइनस कर दिए। तो दो सेल्स थे, एक 2 लाख का, एक 240 का। तो दोनों की टोटल आई 4,40,000। तो वो माइनस करने के बाद पहला जो बैलेंस था उसमें से 60,000 बैलेंस रिमेनिंग है। तो अभी हम यहाँ पर एक इक्वेशन लिखेंगे। 5 लाख के लिए कॉस्ट प्राइस थी 5,30,000, तो 60,000 के लिए कितनी होगी, इस तरह से हम एक इक्वेशन लिखेंगे कि 5 लाख के लिए 5,30,000, तो 60,000 के लिए कितनी है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 5,30,000 इंटू 60,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख, तो उसका आंसर आया 63,600। यहाँ पर हमने लिखा 63,600। अभी इसमें सभी परचेसेस ऐड करने हैं। हमारे प्रॉब्लम में एक ही परचेसेस था 360 का, और उसकी हमने कॉस्ट प्राइस यहाँ पर निकाली है 3,81,600। तो वही हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। फेस वैल्यू में 3,60,000 और यहाँ पर 3,81,600। अभी इन दोनों की टोटल की हमने y 4,20,000, इन दोनों की टोटल की y 4,45,200। ये कॉस्ट प्राइस है। लेकिन प्रॉब्लम में मार्केट वैल्यू भी दी है। मार्केट वैल्यू कितनी दी है, 107। तो हमने यहाँ पर मार्केट वैल्यू भी निकाली, और कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट वैल्यू इसमें से जो कम होगी वो हम लेंगे कैलकुलेशन में। तो मार्केट वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाली है 107, मतलब 4,20,000 को 107% से मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर आया 4,49,400। तो कम कौन सी है, 4,45,200। ये हम क्रेडिट में लेंगे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पर 31 दिसंबर 2023 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फेस वैल्यू में 4,20,000, कॉस्ट प्राइस में 4,45,200। अभी हमें स्टेटमेंट क्लोज करना है। तो यहाँ पर पहला जो कॉलम होता है वो टैली होना चाहिए, तो वो टैली हो रहा है 8,60,000 को। दूसरा कॉलम इंटरेस्ट का है, उसकी क्रेडिट साइड बड़ी है 35,750, उसमें से डेबिट माइनस करके बैलेंस आया 26,500। अभी मैंने कॉस्ट प्राइस की टोटल की, उसकी भी क्रेडिट साइड बड़ी आई 9,12,000, एक मिनट, 9,12,200 आई है। तो मैंने डेबिट में लिख दी 9,12,200, उसमें से डेबिट माइनस करके बैलेंस आया 30,600। तो इस तरह से हमने इसके सामने लिखना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पर हमारा ये स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो हमारा प्रॉब्लम भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। थैंक यू। वंस अगेन मैं आपको सभी जो कैलकुलेशंस है वो दिखा रही हूँ, ताकि आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो मैं स्लाइड शो करके आपको सभी कैलकुलेशंस दिखा रही हूँ। ये प्रॉब्लम है, ये हमारी वर्किंग नोट्स। ये मेरा लास्ट का कैलकुलेशन क्लोजिंग स्टॉक का, एंड ये हमारा स्टेटमेंट। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हुआ है। थैंक यू। यहाँ पर हमने इस वीडियो में दो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। एक प्रॉब्लम हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सॉल्व किया, एक प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट का एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मैंने कवर किए हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। थैंक यू।